नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी साल 2017 के चुनाव में जिस समीकरण के दम पर 15 साल सियासी वनवास को खत्म करके सत्ता में लौटी थी, वो पिछले 4.25 साल में बिखर सा गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उसे पुराने फॉर्मूले को फिर से जमीन पर उतारने के लिए लगातार अब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पर यूपी के सियासी दूर को बचाए रखने के लिए बीजेपी यहां पर बैक टू बैक लगातार बैठकें करती हुई नजर आ रही है पिछले 25 दिनों से। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की टीम और आरएसएस की रिपोर्ट के बाद में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ज्यादा सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। अपना दल की नेता सांसद अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है। दोनों नेताओं के ऐसे समय में अमित शाह से मुलाकात की है जब सूबे में सियासी तपिश काफी गर्म है। इसके चलते मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही है। तो वहीं पर यूपी बीजेपी में चल रही तमाम सियासी हलचलों के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली है। इसके बाद में योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करी है और माना तो ये जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से योगी की साल 2022 के रोड मैप और कैबिनेट विस्तार को लेकर इस दौरान महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा की गई है। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तमाम पार्टियां जो हैं वो धीरे धीरे अभी से तैयारी करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी सक्रिय नजर आ रही है। जैसा कि कह सकते हैं कि 15 साल के वनवास के बाद एक बार फिर से जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसके बाद से लगातार कह सकते हैं कि उस दौरान जो समीकरण देखने को मिले थे, उस दौरान जो समीकरण बैठाए गए थे, उनको एक बार फिर से आगामी साल 2000 विधानसभा की चुनाव जो है 22 में, इसको समीकरण को बैठाने के लिए लगातार यहां पर तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दिल्ली के दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरा है उनका, जहां पर तमाम बड़े नेताओं के साथ में उन्होंने मुलाकात करी है। आपको बता दें कि जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करी, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी। यानी कि कह सकते हैं पिछले 15-20 दिनों से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो है वो योगी सरकार की नीतियों से, या कह सकते हैं सीएम योगी से काफी नाराज चल रहे थे, या बीच में कुछ अटकलें लगने की जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, उन तमाम खबरों को फिलहाल इस मुलाकात ने विराम लगा दिया है। खुद कह सकते हैं यहाँ पर ट्वीट किया गया है और ट्वीट के दौरान जिस तरीके से तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है, उससे ये साफ लगता है कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी योगी पर एक बार फिर से भरोसा जताती हुई नजर आ रही है और योगी के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लड़ती हुई नजर आएगी। कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो महामंत्री बीएल संतोष और साथ ही यूपी प्रभारी राधा मोहन, वो भी लगातार यूपी दौरे पर रहे थे। उन्होंने भी तमाम लोगों से यहां पर बातचीत करी थी। स्पेशली कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों की जो लोग हैं, महासचिव जो थे, प्रधान जो थे, उनसे भी यहां पर बातचीत की गई थी और उसके बाद में जानने की कोशिश की गई थी कि जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, योगी सरकार की ओर से एक सही मैनेजमेंट यहां पर नहीं किया गया, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव जो हुए थे, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उसके बाद से तमाम विधायकगण, मंत्रीगण जो हैं वो यहां पर सीएम योगी की कार्यनीति से काफी नाराज चल रहे थे। और इसी बात का जब आला कमान को पता चला तो उन्हें लगा अगर यही रीत चलती रही तो आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। तो देखा किस तरीके से कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी करती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार के अगर चुनाव की बात करें तो वाकई जितना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो उसी समीकरण के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आगामी क्या कुछ रणनीति रहेगी और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि वाकई ही आला
आला कमान जो है और सीएम योगी जो है उनमें जो कहीं टकराव की स्थिति देखने को मिल रही थी, उसको लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ स्पष्टीकरण आता है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आस्था तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आस्था तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हम आपको बता दें, सपा प्रवक्ता शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शौकत अली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार शेखर आनंद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम आपको बता दें, थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित पुरी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। शेखर जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सबसे पहले कि आला कमान को लेकर जो नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही थी कि सीएम योगी की ओर से कोरोना काल को देख लें या फिर कह सकते हैं पंचायत चुनाव में, उस बात से काफी मंत्रीगण, काफी विधायक नाराज चल रहे थे। कहा जा रहा था कि 200 के आसपास ऐसे विधायक जो हैं वो सीएम की कार्यप्रणाली को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं। और उसके बाद से कह सकते हैं महामंत्री बीएल संतोष और राधा मोहन दोनों की ओर से दौरा किया गया, परिस्थितियां जानने की कोशिश की गई, क्या वाकई ही ऐसी जो अंतर्कलह की खबरें निकलकर सामने आ रही है वो है या नहीं है। और कह सकते हैं उसके बाद में अब आज खुद सीएम जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय जो समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, आपके परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए प्रीति, ऐसा है कि जिस तरीके की उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें हम पत्रकारों को भी बड़ा सोच समझ करके बोलना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं, जो तथ्य हमारे सामने होते हैं, और खासतौर से सियासत में उसके सबूत तो देखिए रखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में वो चीजें जब सामने आती हैं तो उसका जो सच और झूठ है वो सामने आता है जी। तो ये एक समस्या होती है कि जब भी आप फैक्ट के आधार पर या अपनी जानकारियों के आधार पर चीजों को रखते हैं, तो जो अलग अलग पार्टी के नेता होते हैं या जो उनके समर्थक होते हैं वो कई बार नाराज भी होते हैं। अभी जो स्थिति उत्तर प्रदेश में रही है उसको जरा 2-3 हिस्सों में आप समझ लीजिए। एक तो ये रहा है कि पंचायत चुनाव के नतीजों को अगर आप देखें तो पंचायत चुनाव, लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है वो बहुत अलग तरीके से लड़ा जाता है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 1 लाख से ज्यादा गांव हैं, पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख और उत्तर प्रदेश में 1 लाख, तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके का, और ये त्रिस्तरीय चुनाव, तो ये पॉलिटिक्स बहुत अलग है, इसको एक क्षण के लिए हटा दीजिए। अब आप आइए कि उत्तर प्रदेश की वजह से ही, चाहे वो 2014 हो, चाहे 2019 हो और चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरीके से गोलबंदी की है कि उसकी काट 3-3 चुनावों में विपक्ष निकाल ही नहीं पाया और प्रयोग उसके सारे हो गए। मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी साथ में आ गए, फिर बसपा, कांग्रेस और सपा भी साथ में आ गए। अब किया जाए तो क्या किया जाए, ये स्थिति सबसे बड़ी समस्या बनी थी। तो एक स्थिति ये होती है कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें बीजेपी के भीतर ही एक ऐसा असंतोष सामने आए जिसके चलते दिक्कत में फंस जाए भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें परसेप्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, यानी माहौल क्या है। जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का शामियाना हो गया है, जिस तरीके का उसका कदकाठी हो गई है, जितने कद्दावर नेता और उनकी लोकप्रियता या उनको लेकर के जो बातें चल रही हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के जरिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश को लड़ाने की एक साजिश रची गई। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अभी अभी कुछ क्षण पहले ही मेरी बात हुई है इस डिबेट में शामिल होने से पहले, मैंने अपने सूत्रों से पता किया है जी। उनका कहना यह है कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जिसके बाद ये समझ में आया है कि एक पूरी साजिश रची गई और इसमें मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि जब योगी और मोदी की बातचीत चल रही थी, अमित शाह को भी फोन लाइन पर प्रधानमंत्री ने उनसे भी बात करी है कि इस तरीके के, मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र सामने आया होगा, जिसमें योगी और मोदी की जब मुलाकात हो रही है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से अमित शाह के पास भी फोन जाता है और उसके बाद
चीजों को नल एंड वाइट करके और मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार करे कि किसी तरह के कोई अंतरकला या कह सकते हैं विधायक मंत्रीगण यहाँ पर नाराज नहीं चल रहे, लेकिन अंदर खाने से कह सकते हैं कि वाकई कुछ हद तक नाराजगी की खबरें थे। उसके बाद ही कह सकते हैं कि चुनाव से पहले इस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। अमित पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी अमित जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गए हुए हैं, उससे पहले की बात करें तो बीएल संतोष जो है वो यहाँ पर आए थे, राधा मोहन यहाँ पर आए थे, और कह सकते हैं कि लगातार पिछले 20-25 दिनों से बैठकों का दौर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये जो दौरा है इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा जो कहा जा रहा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं अंतरकलह की खबरें, उसको लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण। अमित जी, आपने 2 सवाल 2 दिशाओं में अलग अलग किए। एक अंतरकला से संबंधित विषय रखा और दूसरा कहा कि इस दौरे का क्या पॉलिटिकल वो है जी। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति, प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकतंत्र के अंदर निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री निर्वाचित। अब 2 राजनीतिक लोग अगर मिल रहे हैं संवैधानिक पदों पे बैठने वाले, तो प्रदेश की चिंता और प्रदेश की बातों के साथ साथ अगर मीडिया अपनी विजडम से कोई उसमें पॉलिटिकल स्टोरी तलाशती है, तो मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि मीडिया हैज इट्स ओन विजडम एंड आई नेवर क्वेश्चन इट। लेकिन हैविंग सेड सो, मैं एक बात और भी कह सकता हूँ कि इसको बाई करना, बोरो करना या बरी करना, ये जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी जी। जहां तक इस बात का सवाल है कि अंतर कला, तो भारतीय जनता पार्टी में ना अंतर है ना वाय है, कोई कला नहीं है। कला तो तब होती है कि जब कोई कहे कि एक व्यक्ति कुर्सी पे रहे, मैं बनना चाहता हूं। मुझे तो कोई चीफ मिनिस्टीरियल या प्राइम मिनिस्टीरियल एस्पिरेंट बीजेपी के अंदर बाहर से दिख नहीं रहा। तो अब इसको कोई अगर अंता करा बता रहा है तो उसके पास कोई अंतापुर की स्टोरी रही होगी। ठीक है अमित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही यहाँ पर जो अंतरकलह की बातें निकलकर सामने आ रही है, वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो कहीं ना कहीं तो इस तरह की सुगबुगाहट निकलकर सामने आ रही है। मीडिया के पास भी तभी इस तरह की खबरें निकलकर आती है, तभी मीडिया इस तरह की खबरें चलाता है। और जिस तरीके से आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक समीकरण यहाँ पर आ सकते हैं। तो इतने दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की गई, जैसे ही कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव खत्म हुए, उसके बाद में लगातार वहां पर तमाम बड़े नेताओं का यूपी में दौरा हुआ है, उसके बाद में ही कह सकते हैं कि ये मुलाकात की गई है, तब कहीं जाकर ये सवाल उठ रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे राजनीतिक समीकरण यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जी, आपने कहा, मैं अपेक्षा करूंगा कि मुझे उत्तर देने का उत्तर दे। जी, बहुत लंबा नहीं, 2-3 पंक्तियों में मैं समारोपित कर देता हूँ। आपने कहा कहीं आग रही होगी तब धुआं रहा होगा। अब कहाँ आग जली थी अभी तक तो यही नहीं दिख रहा है। कौन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में आपको पता चल जाएगा अमित जी। नहीं, आपने प्रश्न किया, मुझे अब उत्तर देने दे जी, फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे, मैं फिर उत्तर दूंगा। मैं उसके लिए ही आपके कार्यक्रम को ज्वाइन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि मेहमान और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना कहें उतना ही समय है। कोई तो भारतीय जनता पार्टी में ना कोई आग है ना कोई धुआं है। हाँ, प्रधानमंत्री के साथ आप कह रहे पंचायत चुनाव के बाद, अरे एन नंबर ऑफ टाइम्स आप कहते रहे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच में संवाद होता रहा, वर्चुअल संवाद होता रहा। कोरोना की परिस्थितियों के चलते जब मूवमेंट नहीं था तो ऑन बोर्ड प्रधानमंत्री, खाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही नहीं, ऑन बोर्ड इस देश के तमाम संघीय ढांचे के मुख्यमंत्रियों को, वह चाहे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल से संबंधित हो या किसी अन्य राजनीतिक दल से, प्रधानमंत्री ऑन बोर्ड सबको लेकर के डिस्कशन करते रहे, डेलिब्रेशन करते रहे। ठीक है अमित जी, आप बेशक कितना इस बात से इनकार कर ले, लेकिन आपको खुद पता है कि कोरोना काल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खुद मंत्रीगण जो है उन्होंने यहाँ पर कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। खुद तमाम विधायक है जो इस बात से नाराज थे कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम लोगों की जान यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सर, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के हालात कुछ इस तरह है। एक पत्नी जानती है कि उसका पति नकारा है, लेकिन मजबूरी भी ऐसी है कि अगर मायके वाले आए हुए हैं और उनके सामने तारीफ ना की जाए तो मुझे लगेगा अपने ही घर की बदनामी होगी। अमित पुरी साहब जानते हैं, अगर ऑन एयर ना होते और आप उनसे पूछती कि बीजेपी में क्या हालात है तो आपको बता देते। आपको बता दे प्रीति जी, लखनऊ से दिल्ली की परिक्रमा है, यूं ही नहीं हो रही है।
कि ये परिक्रमा दिल्ली से लखनऊ तक चालू हो गई और लगातार चालू है और लगातार आवागमन चालू है। ये परिक्रमा इसलिए चालू हुई कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं और पंचायत चुनाव का रिजल्ट आप सबने देखा है। बिल्कुल, ये परिक्रमा इसलिए चालू हुई। और अब कहा जाता है कि नहीं साहब, वो तो रिजल्ट पेश करने गए हैं, डाटा पेश करने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथियों से हमने बात की, हमने पूछा कि आपके लोग बड़ा आजकल दिल्ली की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया है उसका डाटा दिखाने गए हैं वहां पे आदरणीय योगी जी। तो हमने कहा महाराज, अरे डाटा उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाना है, ना कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को दिखाना है, क्योंकि काम तो आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया है ना, क्या कि दिल्ली की सरकार के लिए किया कि महाराज हमने देखिए बहुत अच्छा काम किया, आप हमको दोबारा जो है मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, इसलिए काम किया है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपने काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए महाराज कि आपने क्या काम किया है। अब देखिए, परिक्रमा होना जायज है, ये कहते हैं कि इस परिक्रमा का कोई मतलब नहीं, ये तो मिलने गए संवैधानिक लोग, अमित पुरी साहब कह रहे हैं संवैधानिक लोग हैं, दो लोग मिल रहे हैं, क्या जो इस पे चर्चा होने की जरूरत है? चर्चा क्यों ना हो महाराज। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उनको देखे बगैर, उन पे समाधान निकालने बगैर आप एक समाधान को वेट करने जा रहे हैं। अरे महाराज, उत्तर प्रदेश के हालातों का को समाधान निकालिए, अपनी कुर्सी बचाने का समाधान मत निकालिए कि अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, हम कुर्सी पे कैसे आश्रित रहें, इसका समाधान निकालने आप दिल्ली जा रहे हैं। शौकत अली जी, आपको लगता है जिस तरीके से आपने कहा कि पंचायत चुनाव की अगर हम बात कर लें तो इससे इनकार नहीं कर सकते कि वाकई पंचायत चुनाव में सपा को लोगों ने काफी पसंद किया है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से परिणाम निकलकर सामने आए, तो कह सकते हैं कि वाकई साल 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान सकते हैं पंचायत चुनाव को। बिल्कुल प्रीति जी, इस बात को मान सकते हैं। अक्सर ये हुआ है, सभी राजनीतिक दलों में ये चीज रही है प्रीति जी, जब भी कोई छोटा चुनाव हुआ तो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस चीज का आंकड़ा निकाला है और तमाम ऐसा पूर्व चुनाव में होता रहा है कि जब जनता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के किसी भी राजनीतिक दल की, चाहे उसमें स्वयं हम क्यों ना हो, हमारे भी काम से यदि उत्तर प्रदेश की जनता खुश नहीं होगी तो वो छोटे चुनाव में अपनी नाराजगी व्यक्त करती है कि हम आपके कामों से खुश नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से उत्तर प्रदेश की जनता खुश नहीं है। ये परिणाम पंचायत चुनाव में देखने को मिला। अगर स्वयं मैं कहना चाहता हूँ कि अगर स्वयं भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे होते, सरकारें काम कर रहे होते, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये लोग काम कर रहे होते, तो जो पंचायत चुनाव का परिणाम है प्रीति जी, इतना खराब नहीं होता। पंचायत चुनाव में यह आलम था कि पूरा पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। बिल्कुल शौकत जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि वाकई साल 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से सेमीफाइनल यहां पर सपा पार्टी पंचायत चुनाव के रिजल्ट को मान रही है, वो वाकई कितना रिजल्ट आने के बाद में सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आस्था तिवारी जी, जिस तरीके से तमाम लोगों को आपने यहाँ पर सुना है, कह सकते हैं शौकत अली जी जो है वो सेमीफाइनल मान के बैठे पंचायत चुनाव को लेकर, उस बात से काफी उत्साहित भी है और कह सकते हैं कि अभी से तैयारियां यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? बहुत साफ है कि हम अभी से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो या समाजवादी पार्टी थी। जितना कांग्रेस ने इस प्रदेश की जनता के लिए काम किया है या इवन देश की जनता के लिए हमारे भारतीय युवा कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काम किया है, लोगों तक मदद पहुंचाने का कार्य किया है, वो किसी और दल ने नहीं किया है और हम इसी चीज को लेकर के जाएंगे। सरकार के बहुत सारे फेलियर्स हैं जिनको हमारी उम्मीद है कि हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज भी आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को लेकर के हमने देशव्यापी आंदोलन किया है और लगातार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में जब से भारतीय जनता पार्टी बंगाल इलेक्शन हारी है तब से 21 बार लगभग बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल डीजल के दामों में। यहाँ तक ये हुआ है कि 100 रुपए पार कर गया पेट्रोल। तो आपने ये सब चीजें देखी हैं, तो इन्हीं सब चीजों को सरकार की विफलताओं तो कह सकते हैं कि दिखाने सरकार की विफलता को दिखाकर यहाँ पे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल, सरकार की विफलताओं को दिखाने का काम हम करेंगे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आग नहीं है और धुआं भी नहीं है, तो मैं उस बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी क्योंकि आग भी है और धुआं भी है। और अगर ऐसा नहीं होता, इनके यहाँ अंतर्कलह नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश के मोदी जी का चेहरा गायब नहीं हो जाता। जी योगी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरोना काल में जो दशा हुई है वो तो हम सभी ने देखी है। इसके पहले भी इन्होंने जितने वादे किए, चाहे महिला अपराध को कम करना हो, महिलाओं के प्रति अपराध को कम करना रहा हो, चाहे फिर ओवरऑल अपराध की बात की जाए,
कोई अपराधी नहीं भागा प्रदेश से, चाहे रोजगार देने की बात हो, भ्रष्टाचार कम करने की बात हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, शिक्षक भर्ती घोटाला, मतलब ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कह रही है कि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना तो कुछ धरातल पर काम किया गया है और आपसी अंतर्कलह भी निकलकर सामने आ रही है। शेखर जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले अमित जी आप जवाब दीजिए। देखिए, मैंने अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि को भी सुना और शौकत अली जी जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको भी सुना। 3-4 छोटे छोटे वाक्यों में बता देता हूँ। पंचायत का चुनाव के भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से लड़ा। जो परीक्षा में बैठे ही नहीं वो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन वाले खाने में हमारा नाम खोज लेना भैया, क्योंकि हम एग्जाम देना चाहते थे, कह नहीं पाए, एग्जाम के पहले फॉर्म नहीं भरा था। न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस, न बसपा, इनमें किसी में इतना नैतिक साहस नहीं था कि चुनाव के पहले ये कहते कि हम चुनाव में अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी, बसपा और सपा के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब परिणाम के बाद बता रहे हैं कि नहीं, हम फर्स्ट डिवीजन वाले खाने में देखिए। नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी की पीड़ा मुझे इसलिए भी समझ में आती है कि 1 जनवरी को साल की शुरुआत में ही जनेश्वर मिश्रा पार्क में जो पार्टी अपने उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह जी को हटा चुकी हो, उसे मालूम है कि पार्टियां कैसे चलाई जाती हैं। उसी नपने से वो दूसरे दल को भी देखती हैं। कांग्रेस को धुआं भी लग रहा था और आग भी लग रही थी। बिल्कुल सही है कांग्रेस का नजरिया। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जब 23 नेता कांग्रेस के बड़े सोनिया जी के नेतृत्व को चुनौती देते हो और जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य पार्टी छोड़ देते हो, तो कांग्रेस की में तो धुआं भी है और आग भी है। दिख रहा है साहब। अभी ये धन्यवाद है कांग्रेस के नेता का कि उन्होंने धुआं और आग स्वीकार कर लिया, क्योंकि जिसकी जैसी पार्टी की स्थिति होती है वो दूसरे को वैसे ही देखना पसंद करता है। ठीक है, जल्दी से शौकत जी आप पहले जवाब दीजिएगा, उसके बाद आस्था जी आपके पास आऊंगी, फिर शेखर जी आपके पास आती हूँ। जल्दी जी जवाब दीजिएगा। देखिए, अमित पुरी साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कोई अधिकृत प्रयासी नहीं की। शायद अमित पुरी साहब को जानकारी न। तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में अधिकृत प्रयासी, कोई अधिकृत ऐसा नहीं था कि नॉन अधिकृत चुनाव लड़ाया गया और अधिकृत नहीं था तो समाजवादी पार्टी के लोग प्रचार क्यों कर रहे थे? आपको किस बात की चिंता है? अरे पूरी पार्टी ने कहीं अपने अधिकृत प्लेटफॉर्म पे पार्लियामेंट्री बोर्ड से डिसीजन लेकर कहा हो तो बता दीजिए। सुन लीजिए, बाकायदा लिस्ट के साथ, प्रूफ के साथ आपको दिखा देंगे। यार झूठ का भ्रम भारतीय जनता पार्टी हमको क्या दिखा देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता के उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। ठीक है अमित जी, सुन लीजिए। अमित जी आप एक एक करके बात करिएगा, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे उन लोगों ने तमाम शांति से आपकी बातें सुनी है। देश की जनता ने तमाम जिला पंचायत और बीडीसी सदस्य प्रधानों को जिताया और जो समाजवादी समर्थित थे उनको जिताने का काम किया। मुझे इस बात से संतुष्टि। अगर मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास जरा भी नैतिकता हो तो दावे के साथ कहे कि मैंने इतने जिला पंचायत जीते थे और इतने जीत कराए, उनकी भी लिस्ट भी प्रकाशित करने का काम करे। सत्यता यह है कि जब जीते होंगे तब ना आप लिस्ट प्रकाशित करेंगे। अवामी को तो कोई चीज है नहीं आपके पास। बिल्कुल, कुल मिलाकर शौकत जी कह सकते हैं कि अभी बेशक कितनी ही बयानबाजियां चल रही हैं, अभी कितने भी कयास लगा लें, अभी काफी वक्त बचा हुआ है। अभी बहुत सारे ऐसे मोड़ देखने को मिलेंगे जब भारतीय जनता पार्टी के भी हो सकता है बहुत सारे नेता सपा पार्टी में शामिल हो जाए या किसी दूसरे दल में या किसी दूसरे पार्टी के नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। तो कह सकते हैं कि अभी कुछ भी कहना वाकई जल्दबाजी होगी। सवाल पूछा है उससे पहले मैं शेखर जी के लिए एक बात कहना चाहूंगी। अभी हमारे प्रदेश में हो या फिर देश में हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से बहुत सारे ऐसे पत्रकारों के अगेंस्ट अत्याचार के उदाहरण हमने देखे, जहां पर जिन्होंने सरकार से सवाल पूछा और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। मुझे लगता है कि शेखर जी का नाम इस तरह के लोगों में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वो सरकार से सवाल करने का काम करते तो आज सरकार जवाब देने को मजबूर होती, ना कि सरकार का समर्थन करने का काम उन्हें करना चाहिए। इसके अलावा जो आप सवाल पूछ रही हैं कि जितिन प्रसाद जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस तरीके से भाजपा में शामिल हो गए, तो मेरा यही मानना है कि दूसरी पार्टी में जाता सिर्फ वही व्यक्ति है जो कि अपनी पार्टी से प्रेम नहीं करता या फिर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी में यकीन नहीं करता। ये लोग सिर्फ अपना इलेक्शन हार चुके हैं, इनका खुद का स्टेटस यही है कि इनके पास कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है और ये जानते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इसके कारण सत्ता की मलाई को चाटने के लिए ये लोग दूसरे दलों को ज्वाइन कर रहे हैं।
बस इनका एक मकसद है कि किस तरह से अपना फायदा होता रहे। इन्हें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं रहा कि इन्हें कांग्रेस पार्टी में रहते हुए काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर काम करने का मौका नहीं मिला होता तो इन्हें नेता क्यों बनने दिया जाता, क्यों उनके हाथ में नेतृत्व दिया जाता, क्यों उन्हें मंत्री बनाया जाता। इन्हें भरपूर मौका मिला काम करने का, मगर आज जब ये जाते हैं कहते हैं कि काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये सब झूठी बातें हैं। और ये सब लोग बस ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि तमाम बड़े नेता जो है वो दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पर्सनल स्वार्थ जो है वो यहाँ पर झलकता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर ठीक है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है शेखर जी। देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ समय से एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ है हिंदुस्तान में, चाहे वो सियासत हो चाहे कोई और चीज हो, कि पत्थर फेंको और निकल लो। तो आस्था जी ने जो चीजें अभी कही हैं, तो मैं उसको उसी स्पिरिट में लेता हूं कि उन्होंने एक पत्थर मेरी तरफ उछाल दिया, मैं अपनी सफाई देता रहूं। उन्होंने अपनी बात रख दी। हकीकत ऐसी नहीं है। हम पत्रकार हैं और हमें हर सरकार में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी है, सरकार से तो एक भी सवाल करते नजर नहीं आए ना, मैं उसी के आधार पर बात कर रही हूँ। आप एक चीज बताइए कि आप चर्चा किस विषय पे हो रही है? सरकार के किसी बिंदु पे हो रही है या सरकार बीजेपी में अंतर्कलह किस पे इस चीज पे चर्चा हो रही है? तो सवाल इस बात का है कि जिस चीज पे चर्चा हो रही है मैं उस चीज के तथ्य रखूंगा। आपको खराब लग रहा है या आपको कोई समस्या है, उसके ऊपर अलग से आप मेरा नंबर लेकर के मुझसे बात कर लीजिए। जहां मैं काम करता हूं या जो मेरे लेख हैं उनको आप देख लीजिए। कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो हाँ, मुझे तुम ये पत्थर मत उछालिए। मेरा आपसे निवेदन ये, हम पत्रकार हैं और हम नारद हैं। हम नारायण नारायण करते हुए आपके दरवाजे भी आएंगे, उनके घर दरवाजे भी जाएंगे और बताएंगे कि साहब बीजेपी में ये चल रहा है, और कांग्रेस के पास आएंगे तो ये बताएंगे कि देखिए आपकी पार्टी में ये चल रहा है। आप हमारी बात को तवज्जो दे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हमारा तो काम यही है, हमारा तो काम ही यही है। तो ये आप एक चीज निकाल। दूसरा, अब आइए बीजेपी पे। होता क्या है प्रीति, इस बात को समझिए, सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका अपना एक सिस्टम होता है जिसके तहत उसकी सरकार काम करती है। बिल्कुल। बीते वर्षों में जब बीजेपी की सरकार नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, या जिन राज्यों में नहीं है दूसरी पार्टियों की सरकार, वहां पर क्या होता है कि उनके जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, अपने काम बताते हैं और उसके बाद अधिकारियों के पास जाकर के उन कामों की बाकायदा पैरवी होती है। ये एक सिस्टम है। बीजेपी ने जिस तरीके से कल्चर डेवलप किया, उसमें इन्होंने ये कहा कि हम एक सिस्टम ही ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो काम है उसको ऑनलाइन कीजिए, या आप किसी को घूस मत दीजिए, वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें की। देना जहां तक पड़ता है, अमित पुरी जी भी इस बात को जानते हैं और बाकी पार्टियों के लोग भी जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाबू बैठा काम कर रहा है, दरअसल माल उसको चाहिए। अमित पुरी जी के पास मैं जाऊं या आस्था तिवारी जी की सरकारों में इनके पास जाऊं और कहूं कि मुझे मान लो ये ठेका चाहिए, मैं ठेकेदार हूं और मैं कहूं कि मुझे ये ठेका चाहिए, तो ये कहेंगे अच्छा ठीक है। अमित पुरी जी कहेंगे भाई आप जेम्स के थ्रू टेंडर डालिए और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आस्था तिवारी जी कहेंगी कि भाई ठीक है, मैं बात करती हूँ, मैं आला कमान तक जाऊंगी, आप हमारे इतने अच्छे परिचित हैं, हम ये करेंगे। शौकत अली जी भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी कहेंगे कि नहीं, मैं अखिलेश जी तक आपकी समस्या पहुंचाऊंगा, चलिए मैं आपको मिलवाता हूं। तो ये अलग अलग तरीके के सिस्टम हैं। इस बात को समझिए। इसमें अब कौन सी पार्टी किस कब सरकार में आएगी और वो कैसे काम करेगी, ये उसकी अपनी रीति नीति है, इससे पत्रकारों क्या लेना देना। जहां तक रही बात सवाल की, तो मैं इस बात को पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, तो इसमें उत्तर प्रदेश में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर पैसे का लेन देन बाबू कर रहे हैं। मैं ऊपर के अधिकारियों को अगर ना भी गिनूं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, तो भी नीचे के स्तर पर बेईमानी है। इस बात को बीजेपी नहीं रोक पाई। शेखर जी, आप लापरवाही किसकी मानेंगे इसमें? लापरवाही देखिए दो स्तरों पे होती है। आपके संपादक ने या हमारे संपादक ने अगर हमसे कोई बात कही और नीचे बैठ करके मैं किसी स्क्रिप्ट को लिख रहा हूं, उसमें मैं शब्दों से खेल जाऊं, तो इसके लिए दोषी संपादक इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर 6 बजे का बुलेटिन है और 5:30 बजे ये विषय तय हुआ है, तो मुझे 20 मिनट के अंदर वो पैकेज तैयार करके ऑन एयर करना है। तो कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें वर्क प्रेशर इस तरीके का होता है
कि अगर नीचे से कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो वो ऑन एयर होने पर ही पता चलेगा। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ऑन एयर हो रहा लेकिन है, शेखर जी, ये समस्या सामने आ रही लेकिन है। हम दोबारा तो सोच सकते हैं ना कि दोबारा ये गलती ना हो, उसके लिए तो हम एडमिट कर सकते हैं ना उन चीजों को, या फिर उसे भी नजरअंदाज कर दें। यह भी पॉइंट लाइक दोबारा गलती ना हो, इसीलिए पिछले 20 दिनों से ये उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच में जो आज योगी की मुलाकात है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। यही है, यही बिंदु है जो आपकी चर्चा का विषय भी है और आप चर्चा के आखिर आते आते इस जगह पे पहुंची। ठीक है प्रीति, ठीक है, बिल्कुल। अमित जी, आखिरी कमेंट दीजिए। देखिए, मुझे 2 बातें इस सेक्शन में ऐड करनी थी। मैं भी सुन रहा था कांग्रेस के मित्र को, और उन्होंने जिस तरीके से शेखर जी पे टिप्पणियां की वो उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं एक जनरल बात ड्रॉ कर रहा हूँ। कांग्रेस को इमरजेंसी की मानसिकता से बाहर आने में 2021 में भी 1975 याद आ जाता है, और आज भी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर पहरा बैठाने की कांग्रेस की मानसिकता कहीं गई नहीं है। वो इमरजेंसी के दिन, वो दुर्भाग्य से ये जून का महीना भी चल रहा है, वो 25-26 जून था जब इस देश ने पहली बार आपातकाल देखा था, और आज हम 10-11 जून के आसपास जब चर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस की वो मानसिकता नहीं गई। आपातकाल देख रहे हैं ना, वो तो चलिए घोषित आपातकाल था। क्या कह रही है? मैं ये चीज कह रही हूँ कि वो तो चलिए घोषित आपातकाल था, मगर आज के समय में तो हम लोग अघोषित आपातकाल देख रहे हैं, जहाँ कौन सा अघोषित आपातकाल है? आप जो भी सवाल उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। प्रीति जी, आपकी आयु जितनी भी रही हो, मैं चूंकि इस समय टेलीफोन के थ्रू ही जुड़ा हूँ, लेकिन आपको बता दूं, स्मरण करके अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, आज इस देश में चर्चा हो रही है टेलीविजन पे कि सरकार की मुखालफत की। अमित जी, आस्था नाम है उनका, कांग्रेस से जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो विद्याचरण शुक्ला ने कहा, पूरा देश वही बजाता था, और अखबारों के अग्रलेख काले पन्ने करके। ठीक है अमित जी, इतना वक्त नहीं, आप अपनी बात जल्दी पूरी करिएगा। जरा समझ लीजिएगा कि इमरजेंसी का ताप क्या रहा है। जिन्होंने इमरजेंसी का ताप झेला है वो जानते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है। 70 साल में क्या हुआ, सिर्फ उस पर आपका ध्यान मैं 70 साल मैंने आपको कायदे से ये करना चाहिए कि 60 साल के जो आपके फेलियर से आप उस पर चर्चा करिए। मुझे 70 साल देखिए आस्था जी, 70 साल में क्या काम किया गया वो भी जनता ने देखा है, और पिछले 70 साल के बाद से जिस तरीके से लगातार देश चलता हुआ नजर आ रहा है वो भी यहाँ पर जनता देख रही है, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है, और उसी हिसाब से जनता आने वाले चुनाव में यहाँ पर परिणाम भी दिखाएगी। ठीक है अमित जी, इतना वक्त नहीं है, वरना आपको मैं चर्चा में और भी आगे बढ़ने का वक्त देती। ठीक है शौकत अली जी, आखिरी कमेंट दीजिए। ठीक है अमित जी, ठीक है। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी जो घास लगाती है और उत्तर प्रदेश की जनता से कहती है ये घास बड़ी हो जाएगी और वृक्ष के रूप में आपको ऑक्सीजन और छांव देने का काम करेगी। इतने ख्याली पुलाव, इतने दूरदर्शी सपने मुझे लगता है देश में आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी दिखा रही, और उसी वजह से आज उत्तर प्रदेश एकदम कगार पे आके खड़ा हो गया। किसी मामले में ले लीजिए उत्तर प्रदेश, चाहे महंगाई की बात कर लीजिए, अपराध की बात कर लीजिए, विकास एकदम जमीन पे आ गया है। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि हमने अभी घास लगाई है और ये जब बड़ी हो जाएगी तो बड़े वृक्ष के रूप में आपको छांव देने का काम करेगी। महाराज इतना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, पूरे देश को छल के रख दिया है, पूरे देश को गुमराह कर दिया। मोदी और योगी का टीका समाजवादी कहा जाता है सब कुछ चल रहा है। हे प्रभु, अब तो चश्मा उतारिए और देखिए कि उत्तर प्रदेश तभी मुलायम सिंह जी ने टीका लगवा लिया। भैया अखिलेश का कहना नहीं माना। इनसे जब भी पूछा जाएगा तो ये दिशा से भटकाने का काम करते हैं। ठीक है बिल्कुल अमित जी, शौकत जी, इतना वक्त नहीं है, वरना आप दोनों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए और भी वक्त मैं यहाँ पर देती। ठीक है आस्था जी के पास चलेंगे। आस्था जी, आखिरी कमेंट। समाजवादी पार्टियों ने। ठीक है अमित जी। देखिए, जिस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ 2017 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को मेरे अपने समझने के हिसाब से ये शोभा नहीं देता, मगर ये एक नारा निकला था कि शमशान चाहिए या कब्रिस्तान। ठीक, और आज कोरोना के समय में देश को सच में शमशान और कब्रिस्तान में ही तब्दील कर दिया गया। लाखों लोगों की जान चली गई। निजी मत हो सकता है, इसे भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती।
मैं अपनी बात रख रही हूँ, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ। देश को शमशान और कब्रिस्तान ठीक है अमित जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। अमित जी मुझे मेरी बात वैज्ञानिकों ने डेवलप की, ये शमशान और कब्रिस्तान में ले जाने की कहानी है। पल्स पोलियो के लिए हम 70 साल तक। अमित जी, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं और यूपी में जो कामकाज आपकी ओर से किए गए हैं वो भी जनता देख रही है, तो डर तो किसी बात का है ही नहीं ना। जिस पार्टी की विचारधारा जो रही है, जिस पार्टी ने जैसा कामकाज किया, आगामी विधानसभा चुनाव में पता चली जाएगा। ठीक है अमित जी, आस्था जी को बोलने दीजिए। अमित जी, मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी अगर आप इसी तरीके से बोलना रहेंगे। ठीक है अमित जी की आवाज नीचे कर दीजिएगा। शोकत जी आप, ठीक है आस्था जी आप अपनी बात रखिएगा, इतना वक्त नहीं वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। आप अपना आखिरी कमेंट दीजिएगा। मैं बस यही कह रही हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा था इस बात को, और आज जो देश की स्थिति हो गई है, ये उन्हीं लोग वो अपने करने पर बड़ा यकीन करते हैं और उन लोगों ने वही चीज को फॉलो करने की कोशिश करी है। ठीक है, और जिस तरीके से योगी जी लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं, ये मुझे समझ में आता है कि ये सिर्फ एक इमेज मैनेजमेंट के लिए हो रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने जिस तरीके से गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं उनके, चाहे कोई भी वादा रहा हो उनका, और चाहे कोरोना काल में जिस तरह से गंगा में लाशें बहती देखी गई, या वैक्सीनेशन में लोगों को समस्याएं देखी गई, या फिर अस्पतालों के बाहर लोग मरते देखे गए, उस तरीके से उनका पूरा फेलियर सरकार जनता के सामने आ चुका है और उसी को मैनेज करने के लिए बस ये एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश। ठीक है आस्था जी, हम लखनऊ जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है अमित जी, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, जो भी बातें आपको कहनी है आप कह दीजिए। मुझे केवल 2 बातें कहनी है कि जो समाजवादी पार्टी आज बड़ा ढोल पीट रही है, इनके संरक्षक मुलायम सिंह जी ने जाकर वैक्सीन लगवा ली। सर ये तो टॉपिक ही नहीं था अमित जी, इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं कर रहे थे, बात कर रहे थे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। अगर शोकत जी कह रहे हैं कि बाकी आप मुद्दे से भटकते तो इसमें गलत क्या है? चुनाव ही जीवन नहीं है जी, देश के नागरिकों की रक्षा। वो तो अभी पता चल जाएगा, जिस तरीके से तैयारियां की जाएगी, जिस तरीके से लोक लुभावने वादे या जनता के साथ किए जाएंगे, तब सबके सामने पता चल जाएगा। बाकी चुनाव ही सब कुछ है। समाजवादी पार्टी की मोदी और योगी ठीक है ठीक है अमित जी, ठीक है। शेखर जी आखिरी कमेंट दीजिए। ठीक है अमित जी, आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है शेखर जी आखिरी कमेंट। करे न करे, वैक्सीन एक मुद्दा है, इस देश का बड़ा मुद्दा है, कोई बात करे। शेखर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी आप अपना आखिरी कमेंट दीजिए सर, टाइम नहीं है इतना। देखिए मेरे इतना ही है कि जो आप चर्चा का विषय था कि बीजेपी में सब कुछ सही है या नहीं है। एग्जैक्टली कोई भी इतनी बड़ी पार्टी होती है जिसकी केंद्र में सरकार है, और उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, जिस तरीके के इनके पास बहुमत है, जिस तरीके का कैडर है, और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यहाँ पर सक्रिय रहता है, उसमें इतना आसान नहीं है कि सब चीजों को ऐसे ही चले जाने दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो या बसपा हो, सबको ये पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के सामने डिफेंडिंग चैंपियन होने की चुनौती है, यानी उसे अपनी सरकार 2022 में बचानी है। अखिलेश और मायावती या कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि उन्हें सत्ता में वापसी करनी है। प्रयोग बहुत सारे हो चुके हैं, अब सवाल इस बात का है कि कौन इस मैदान को मारेगा। सारी लड़ाई इसी बात को लेकर के है। इसमें बीजेपी का धुआं निकल रहा है, या सपा में आग लगी है, या कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, या बसपा कहां गई, ये सारे सवाल अगले 6-8 महीने तक तैरते रहेंगे। हकीकत यह है कि मार्च के महीने में जिस समय नतीजे आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आग कहां लगी, धुआं कहां से निकला, पानी कहां बरसा, और जनता ने कौन सा फल खाए। और शेखर जी वही बात है ना कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी कह सकते हैं कि कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है, तो तमाम ऐसे समीकरण देखने को मिलेंगे, तमाम ऐसे दल बदल की स्थितियां यहां पर देखने को मिलेगी, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे जिस पर दिन रात चर्चा हम कर सकते हैं। तो अभी वाकई कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की अंतर्कलह की खबरें चल रही थी, तो अमित जी ने साफ मना कर दिया कि किसी तरह की कोई अंतर्कलह की खबरें नहीं है, बल्कि ये जो मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, बैठकों का सिलसिला चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है उसके लिए यहां पर कह सकते हैं कि एक जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।